हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BST का चैप्टर नंबर 1, जैसे कि हमने शेड्यूल में डिस्कस कर, यानी कि आज मॉर्निंग में आपके लिए एक स्पेशल वीडियो आने वाली है जिसमें हम अपना पूरा का पूरा एंटायर चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से वन शॉट रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जल्दी से बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर नंबर 1 का जो हमारे पास नेम है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले तो आपको यहां पर समझना है कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। देखो, मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहले तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें गेटिंग थिंग्स डन, चीजों को करा जाता है किस तरीके से, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये हमारे पास इसकी एक डेफिनेशन बन जाती है। उसके बाद लिखा गया है कि मैनेजमेंट को प्रोसेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो काफी सारे फंक्शन यहां पर परफॉर्म करता है। मेजरली 5 फंक्शन होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है जी, ये इसमें लिखा हुआ है। फिर आ जाता है सर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। देखो, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है, यहां पर देखो, इससे टी से आप पता लगा सकते हो, यहां पर टाइम की बात हो रही है। ठीक है, और यहां पर सी है तो सी का मतलब है कॉस्ट। अगर आप अपना जो है टारगेट कंप्लीट कर देते हो विद इन टाइम, जितना भी आपको टाइम गिवन है उसके अंदर आप अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट कर देते हो, प्रोडक्शन कंप्लीट कर देते हो, तो इसका मतलब है कि आप इफेक्टिव हो। एफिशिएंट आप कब होगे, जितना भी आपको कॉस्ट है। अगर आपको लेट सपोज 100 यूनिट्स बनानी है और आपको बोला गया है कि एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो 10 रुपए होनी चाहिए, और आप उसी कॉस्ट में अपना प्रोडक्शन कंप्लीट कर देते हो, टारगेट कंप्लीट कर देते हो, तो आप क्या कहलाओगे, आप एफिशिएंट कहलाओगे। यानी कि एफिशिएंसी उसी का मतलब होता है। ये इसके अंदर यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे है नेक्स्ट टॉपिक है फीचर ऑफ मैनेजमेंट। देखो, सबसे पहला फीचर है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। क्या है सर, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो, इसके अंदर लिखा है कि हर ऑर्गेनाइजेशन जब स्टैब्लिश होती है, कुछ ना कुछ उसका गोल होता है, कुछ ना कुछ उसका टारगेट होता है, और यही जो गोल है ये क्या होते हैं, ये बेसिक रीजन होते हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, है ना। और हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट तरीके के गोल होते हैं। ये यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि रिटेल स्टोर का गोल क्या है, सेल बढ़ाना। स्कूल का गोल क्या है कि ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन देना। हर एक जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो गोल है वो अलग होता है ना, लेकिन गोल होना बिल्कुल जरूरी है। सबसे पहली चीज है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। उसके बाद है परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है कि ये हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक लेवल पे रिक्वायर्ड होता है। यूनिवर्सल फिनोमिना है। क्या है सर, यूनिवर्सल फिनोमिना है। चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, सब जगह हमें क्या चाहिए होता है, मैनेजमेंट चाहिए होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल चीज है। क्या है सर, मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल में 3 आ जाते हैं: वर्क, पीपल और ऑपरेशन। देखो, मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, इसीलिए इसमें 3 डायमेंशन आती है: वर्क, पीपल और ऑपरेशन। वर्क का मतलब होता है कि काम को मैनेज करना, पीपल को मैनेज करना। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन लगा दोगे तो हमारे पास क्या हो जाता है, ऑपरेशन बन जाता है ना। ये इसमें लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या है कि चलता रहता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। प्लानिंग होगी, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग होगी, स्टाफिंग होगी, फिर डायरेक्टिंग होगी, फिर कंट्रोलिंग होगी, तो चलता रहता है, कॉन्टिन्यूअस है, नेवर एंडिंग फंक्शन है। ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म साइमल्टेनियसली। एक के बाद एक हम फंक्शंस अपने परफॉर्म करते रहते हैं। आगे चलते हैं। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है सर। क्या है सर, ग्रुप एक्टिविटी। आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते हो मैनेजमेंट को, किस में करना पड़ेगा, ग्रुप में करना पड़ेगा। मैनेजमेंट में काफी सारे पीपल आ जाते हैं जो किस तरीके से काम करते हैं, वर्क्स एज अ ग्रुप के तरीके से काम करते हैं, कि जितने भी सारे इंडिविजुअल के एफर्ट्स हैं, मेंबर्स के जो एफर्ट्स हैं, वो किस तरीके से लगते हैं, एक कॉमन गोल की तरफ, टुवर्ड्स द कॉमन गोल, अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल की तरफ, है ना। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन भी है। क्यों है सर, बताओ डायनेमिक फंक्शन क्यों है, क्योंकि काफी सारे चेंजेस हमारे पास आते रहते हैं। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन भी है। क्यों है सर डायनेमिक फंक्शन, देखो हमारे पास जो एनवायरमेंट होता है उसमें काफी सारे चेंजेस आते रहते हैं, तो उसी तरीके से हमें अपने मैनेजमेंट में भी चेंजेस लाने होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि मैकडोनल्ड है, एक फास्ट फूड जायंट है ना। उसने हमारे पास अपने मेन्यू में इंडियन मार्केट में सर्वाइव करने के लिए आलू टिक्की बर्गर चला दिया, है ना। अगर उसे दिख रहा है कि मैकडोनल्ड को हमें इंडियन मार्केट को कैप्चर करना है, सरवाइव करना है, क्योंकि उनके मेन्यू में तो नहीं था पहले से आलू टिक्की बर्गर, अगर इंडिया में करना है तो आलू टिक्की बर्गर उन्होंने लॉन्च कर दिया, तो उसी तरीके से वो हमारे पास डायनेमिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाए, है ना। ठीक है जी,
आगे चलते हैं। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब क्या होता है कि विच कैन नॉट बी सीन, आप उसको देख नहीं सकते हो लेकिन उसकी प्रेजेंस को फील करा जा सकता है। तो ये इसके अंदर आ जाता है कि मैनेजमेंट इंटेंजिबल है ना। मैनेजमेंट दिखाई नहीं देता है लेकिन उसकी प्रेजेंस जो है वो फील करी जा सकती है। तो यही थे बेसिकली इसके फीचर्स हमारे पास, है ना। इसके बाद आ जाते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। 3 हमारे पास ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। ऑर्गेनाइजेशन में देखो क्या लिखा हुआ है। देखो जो मेजरली ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है वो 2 तरीके से होता है, एक तो प्रोस्पेरिटी और ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। उसके लिए यहाँ पर 3 चीज आती हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सर्वाइवल भी आप देखोगे, प्रॉफिट भी आप देखोगे, ग्रोथ भी आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर। देखो सबसे पहली चीज लिखी गई है, बेसिक पर्पस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइव करना, एग्जिस्ट करना एक कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर। यही इसके अंदर लिखा गया है ना। क्या आपको प्रॉफिट के लिए भी काम करना होगा? इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये भी ऑर्गेनाइजेशन का कि आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो एटलीस्ट कमा पाओ, है ना। ये एक एसेंशियल चीज है ताकि आपकी कॉस्ट जो आपके रिस्क है वो हमारे पास कवर हो जाए, है ना। नेक्स्ट लिखा गया है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो भी करना है, अपनी जितनी भी एक्टिविटीज है उनको एक्सपेंड भी करना होता है ना। लिखा गया है, आगे लिखा है जो सक्सेस है ऑर्गेनाइजेशन की वो ग्रोथ से ही, ग्रोथ रेट से पता लगता है। और ग्रोथ कैसे पता लगती है? वो पता लगती है कि आपकी सेल कितनी है। अगर आज मेरी 10 लाख की सेल है, कल वो बढ़ करके 20 लाख हो गई, यानी कि मेरी ग्रोथ हो रही है। नंबर ऑफ ब्रांचेस, अगर आज मेरे शहर में ऑफिस है, कल मैंने दूसरी सिटी में भी अपना एक ऑफिस, अपनी ब्रांच ओपन कर ली, तो यानी ग्रोथ हो रही है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, पहले मैं एक प्रोडक्ट बेचता था, आज मैं 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बेचता हूं। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, आज 10 लोग काम करते थे, कल 20 लोग काम करते हैं, 30 लोग काम करते हैं, उससे ज्यादा काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ हो रही है ना। ये इसके अंदर आ जाता है। आगे है सोशल ऑब्जेक्टिव के हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। सबसे पहली चीज इसके अंदर लिखी गई है, आपको सोसाइटी का भी ध्यान रखना होता है। किस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो कि सप्लाई करो आप गुड क्वालिटी प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे, तब भी आप सोसाइटी का देख रेख कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा से ज्यादा दो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, है ना। एनवायरमेंट फ्रेंडली आप प्रोडक्शन का तरीका इस्तेमाल करो। उसके बाद लिखा है एजुकेशन दो, हेल्थ और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दो, तो आपको सोसाइटी का भला यहां पर हो जाएगा। फिर आ जाता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसमें लिखा गया है कि जो हमारे पास एम्प्लॉइज होते हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। अगर वो एम्प्लॉइज अच्छे से मोटिवेट रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, तभी तो आप मैक्सिमम वो अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। ये इसके अंदर लिखा गया है। तो 3 पढ़े हमने, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। ठीक है, अब आ जाता है इंपॉर्टेंस। लिखा है मैनेजमेंट हेल्प करता है इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। लिखा है इसके अंदर मैनेजमेंट जितने भी हमारे पास इंडिविजुअल्स हैं उनके जितने भी एफर्ट्स हैं उनको एक कॉमन डायरेक्शन में डायरेक्ट कर देता है, कॉमन डायरेक्शन की तरफ भेज देता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके। एक इंप्रूव कर देता है मैनेजमेंट, एफिशिएंसी इंप्रूव कर देता है। कैसे कर देता है? देखो कि मैनेजमेंट जो है इंसिस्ट करता है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पे। किन की मदद से? कुछ फंक्शंस की मदद से। क्या वो फंक्शंस हो सकते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, है ना। 3rd नंबर पे चलते हैं। मैनेजमेंट एक हमारे पास डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है। इसके अंदर लिखा है हमारे पास जो एनवायरमेंट होता है वो काफी ज्यादा डायनेमिक होता है और ऑर्गेनाइजेशन उस डायनेमिक एनवायरमेंट में तभी सर्वाइव कर सकती है जब वो अपना चेंजेस को लेकर के आए। ये इसके अंदर लिखा गया है कि डायनेमिक एनवायरमेंट में तभी सर्वाइव करा जा सकता है जब हम चेंजेस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी लेकर के आए, एनवायरमेंट चेंजेस के अकॉर्डिंग, है ना। इसके बाद लिखा गया है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव के पर्सनल ऑब्जेक्टिव में भी मदद करती है मैनेजमेंट अचीव करने में। देखो इसमें लिखा गया है जो मैनेजर है वो लीड करता है लोगों को, पीपल को इस तरीके से कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है और इंडिविजुअल का गोल है वो दोनों अचीव हो सके। अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल और इंडिविजुअल का गोल एक ही डायरेक्शन में है तो, है ना। आगे लिखा है मैनेजमेंट हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी में। कैसे हेल्प करता है? देखो मैनेजमेंट इंसिस्ट करता है, क्या इंसिस्ट करता है? क्वालिटी गुड्स, कॉम्पिटिटिव सैलरी, एक एम्प्लॉयमेंट आपके पास क्रिएट करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। कैसे? प्रोडक्शन को बढ़ा के, है ना। जैसे जैसे आप जीडीपी में कंट्रीब्यूट करोगे वैसे वैसे नेशन की ग्रोथ में भी आप कंट्रीब्यूट कर पाओगे, तो डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी में भी आ जाता है। फिर आ जाता है सर नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे पास बेसिकली 3 तरीके के नेचर होते हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। उसी को आपको यहाँ पर पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइंस क्या है सर। देखो समझो, देखो साइंस बेसिकली होता क्या है? सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जो किस पे बेस्ड होती है? लॉजिकल, फाइंडिंग्स, फैक्ट्स और इवेंट्स पे बेस्ड होती है। इसमें बेसिकली 3 हमारे पास फीचर है। सबसे पहला क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रिंसिपल्स किस पे बेस्ड होते हैं? एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं। और यूनिवर्सल वैलिडिटी हमारे पास यहाँ पर होती है ना। तो समझो सबसे पहले लिखा गया है हमारे पास साइंस में बेसिकली हमारे पास ऑर्गेनाइज
सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है, जिससे हम क्या पता चलता है, जिससे हमें नॉलेज मिलती है साइंस की। इसी तरीके से मैनेजमेंट में भी, लाइक साइंस इन मैनेजमेंट क्या होता है, अवेलेबिलिटी होती है हमारे पास इसी तरीके से सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल की। तो यहां पर हमारे पास ये फर्स्ट फीचर साइंस का जो है प्रेजेंट हो जाता है मैनेजमेंट में। दूसरा फीचर की तरफ देखते हैं, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, कि जो हमारे पास साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो कैसे डेवलप्ड होते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू और टेस्टेड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हम जो है बेसिकली अपने साइंस के प्रिंसिपल्स यहां पर बना पाते हैं। और देखो लिखा है इसके अंदर, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, वो डेवलप होते हैं ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे। लेकिन जो मैनेजमेंट है वो कैसे होता है, मैनेजमेंट डील करता है ह्यूमन बीइंग्स को और उसके ह्यूमन बिहेवियर को, और उसको तो प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है, उसको आप एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो हम यहां पर बोल देते हैं मैनेजमेंट क्या है, इन एग्जैक्ट साइंस है। ये फीचर यहां पर पार्शियली प्रेजेंट होता है। अगला चलते हैं जी, अगला है हमारे पास यूनिवर्सल वैलिडिटी। देखो यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, जितने भी साइंस के प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, हर जगह पे लगते हैं। जो न्यूटन का लॉ है वो इंडिया में भी लग रहा है और हमारे पास यूएस में भी लग रहा है, वही लॉ लग रहा है, लॉ तो चेंज नहीं हो रहे हैं ना, न्यूटन के वही प्रिंसिपल चल रहे हैं, साइंस के वही प्रिंसिपल चल रहे हैं। बट मेरे पास मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमारे पास यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं होते हैं, है ना। उसी तरीके से उनको आप मॉडिफाई कर सकते हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये फीचर भी प्रेजेंट नहीं होता है मैनेजमेंट में, है ना। तो इसका जो कंक्लूजन है वो क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारे पास कंपेयर करा हमने फीचर को किससे, फीचर ऑफ साइंस को किससे, मैनेजमेंट से। तो हमने देखा है कि एक फीचर हमारे पास यहां पर मैच हो रहा है, दो हमारे पास प्रेजेंट नहीं है ना, लास्ट वाले दो। तो मैनेजमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज प्योर और एग्जैक्ट साइंस, उसको हम नहीं मानेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, इन एग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस, है ना। आगे पढ़ते हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। देखो आर्ट बेसिकली किसके पास होता है, आर्टिस्ट के पास होता है ना। तो इसके अंदर ये लिखा है, आर्ट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जिसमें हमारे पास स्किल्स आती हैं, क्रिएटिविटी आती है और प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। जितनी जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आप परफेक्ट होते जाओगे। इसमें भी बेसिकली कुछ फीचर है। सबसे पहला है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जो आर्टिस्ट है उसे अपने आर्ट की क्या प्रॉपर नॉलेज होगी, बिल्कुल नॉलेज होगी सर, है ना। पर्सनलाइज एप्लीकेशन के सबका अपना अपना तरीका है अप्लाई करने का, है ना, ये इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जितना जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी उतनी आपकी क्रिएटिविटी उसमें बढ़ती जाती है। इसको भी पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले लिखा है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इसके अंदर लिखा है कि हर एक आर्ट के अंदर सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है, ठीक है, ताकि उससे नॉलेज मिल सकती है। और उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल होती है। तो हमारे पास ये प्रेजेंट हो जाता है। दूसरे पे चलते हैं, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। देखो जी इसके अंदर लिखा है कि हर आर्ट में, देखो आर्ट की फील्ड में बेसिकली थियोरेटिकल नॉलेज ही इनफ नहीं होती। हर एक आर्टिस्ट बेसिकली क्या करता है, अपना पर्सनल स्किल और क्रिएटिविटी को अपनी तरीके से अप्लाई करता है। उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी इस तरीके से होता है कि जो हमारे पास मैनेजमेंट की थ्योरीज है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो सबको बताए तो एक साथ जाते हैं, लेकिन जो अप्लाई करने का तरीका वो सबका अपना अलग अलग है। तो ये भी हमारे पास प्रेजेंट हो जाता है मैनेजमेंट में। फिर आ जाता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, कि आर्ट में देखो हमारे पास क्या होता है, जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपका जो है परफेक्ट होते जाओगे और उतनी आपकी क्रिएटिविटी आती जाएगी, है ना। उसके बाद लिखा है मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, जो हमारे पास मैनेजर्स हैं जितने वो हमारे पास एक्सपीरियंस होंगे उतने ही वो स्किलफुल होंगे, उतनी ही उनकी एफिशिएंसी बढ़िया होगी। तो ये भी प्रेजेंट हो जाता है। तो इसका कंक्लूजन भी पढ़ लेते हैं एक बार। क्या लिखा है कि कंपेयर जब हमने करा फीचर्स को, आर्ट के फीचर्स को किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ कंपेयर करा, तो हमने देखा है कि सारे के सारे प्रेजेंट्स थे। तो वी कैन से कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, है ना। अब चलते हैं यहां पर, देखो क्या लिखा है कि मैनेजमेंट ऑफ बोथ साइंस एंड आर्ट। इसमें देखो क्या लिखा है, मैनेजमेंट दोनों है, इस बोथ अ साइंस भी है और एक गुड आर्ट भी है। साइंस में हमारे पास क्या आ जाता है, सिस्टमैटिक और वेल ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, और आर्ट में क्या आ जाता है, पर्सनल स्किल्स, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि साइंस और आर्ट आर नॉट इन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट में नहीं होते हैं एक दूसरे के लिए, बोथ एग्जिस्ट करते हैं, टुगेदर एग्जिस्ट करते हैं इन एवरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। अब उसके बाद लास्ट आ जाता है सर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन में बेसिकली हमारे पास देखो होता क्या है, प्रोफेशन में भी क्या होता है, एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी, ट्रेनिंग होगी और एंट्री जो है रेस्ट्रिक्टेड होती है। हर कोई प्रोफेशनल में नहीं आ सकता, प्रोफेशनलिज्म में नहीं आ सकता, प्रोफेशन नहीं हो सकता, है ना। उसके बाद लिखा है कि अब उसके कुछ फीचर्स है। सबसे पहला है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि जो भी हमारे पास एक प्रोफेशनल इंसान होगा उसके पास बहुत अच्छी नॉलेज होगी। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, हर कोई नहीं बन सकता है। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, के कुछ ना कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशन का भी प्रेजेंस वहां पर होगा, बिल्कुल होगा सर। एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स और सर्विस मोटिव, ये हमारे पास बेसिकली इसमें आ जाता है। सबसे पहला पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, देखो जो हमारे पास प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन में क्या होता है, बेसिकली सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है,
बिल्कुल सही बात लिखी गई है। उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी अवेलेबिलिटी होती है, तो ये हमारे पास फीचर जो है प्रेजेंट हो जाता है। अगले पे चलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। कि जो प्रोफेशन में एंट्री होती है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है। कैसे होती है? या तो कोई एग्जामिनेशन होगा या फिर कोई डिग्री की मदद से आप उसमें एंट्री कर पाओगे। उसी तरीके से अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो वहां पर कोई भी लीगल ऐसी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है ना। इस तरीके से ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर के लिए कोई भी हमारे पास यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो ये बेसिकली प्रोफेशन प्रेजेंट नहीं होता है ना। आगे चलते हैं मैनेजमेंट में। फिर है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन के, जैसे हमारे पास प्रोफेशन में कुछ एसोसिएशंस की जैसे हमारे पास स्टैब्लिश करी जाती है ना, और हर एक प्रोफेशनल को उससे रजिस्टर्ड कराना होता है। जैसे हमारे पास एक लॉयर है, वो भी एक प्रोफेशनल है, प्रोफेशनलिज्म के अंदर आ जाता है, तो वहां पर भी एक हमारे पास क्या है, एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है, बीसीसीआई है, वहां से रजिस्टर्ड करना पड़ता है ना। उसी तरीके से अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट में आ जाता है कि वैसे तो बेसिकली हमारे पास कुछ सेटअप हैं एसोसिएशंस नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन वहां पर जरूरी नहीं है कि आप उनसे रजिस्टर्ड कराओ, तो ये भी हमारे पास प्रेजेंट नहीं होता है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। इसमें बेसिकली क्या है, प्रोफेशन में, हर एक प्रोफेशन में कुछ हमारे पास सेट होते हैं एथिकल कोड्स के, जो कि कौन फिक्स करते हैं, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फिक्स करती है प्रोफेशन के अंदर। वहीं अगर हम मैनेजमेंट के केस में बात करें, देखो लिखा है, इन द केस ऑफ मैनेजमेंट देयर इज ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन द एथिकल बिहेवियर ऑफ द मैनेजर्स। ठीक है जी, लिखा है कि ऑल इंडिया AIMA यानी कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन यहाँ पर ये बनाई गई है कोड ऑफ कंडक्ट के लिए, इंडियन मैनेजर्स के लिए, बट लीगली यहाँ पर कोई भी ऐसी जरूरत नहीं है रजिस्टर कराने के लिए, तो ये भी बेसिकली हमारे पास प्रेजेंट नहीं होता। लास्ट आ जाता है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास प्रोफेशनल्स होते हैं वो किस में डील करते हैं, सर्विस में डील करते हैं। जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, टीचर हो गया, सब हमारे पास प्रोफेशनल्स होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट का बेसिकली क्या होता है, मैनेजमेंट का जो हमारे पास बेसिक पर्पस होता है वो होता है गोल अचीव करना, है ना। और आजकल तो आपने देखा होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही हमारे पास खाली गोल नहीं होता किसी भी एंटरप्राइज का। सर्वाइव करने के लिए मार्केट में लंबे समय के लिए एक बिजनेसमैन को क्या करना होता है, उसे कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ भी ध्यान देना होता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की तरफ ध्यान देना होता है, तो ये भी हमारे पास प्रेजेंट नहीं होता है। इसका कंक्लूजन पढ़ लेते हैं हम। कंक्लूजन में देखो क्या लिखा गया है, कंक्लूजन में लिखा है कि जितने भी हमारे पास प्रोफेशन होते हैं, है ना, प्रोफेशन के फीचर्स होते हैं, वो कोई भी प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में। बट एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है कि मैनेजमेंट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट उस पाथ पे है कि वो प्रोफेशन बन सकता है ना। उसके बाद आ जाता है सर लेवल्स। लेवल हमारे पास बेसिकली 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल पे जितने भी हमारे पास प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CFO, CEO, ये इस तरीके के लोग सारे वहां पर आ जाते हैं। मिडल लेवल में जितने भी हमारे पास मैनेजर लेवल के लोग होते हैं, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ये सारे मैनेजर मिडल लेवल पे, और लोअर लेवल पे हमारे पास नीचे वाले लोग यानी कि सुपरवाइजर्स या फिर ऑपरेशनल लेवल के लोग आ जाते हैं। और एक चीज इसमें याद रखनी है कि जनरल मैनेजर, अभी बताया ना मैंने, जितने भी सारे मैनेजर हैं वो मिडिल लेवल पे जाते हैं, लेकिन एक जनरल मैनेजर ऐसा इंसान है जो टॉप लेवल पे जाता है ना। तो सबसे पहले तो 3 लेवल है हमारे पास, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। लोअर लेवल को सुपरवाइजरी लेवल और ऑपरेशनल भी बोलते हैं, है ना। आगे चलते हैं जी, टॉप में क्या क्या आता है। टॉप में आता है सर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, MD आ जाता है, प्रेसिडेंट, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर ध्यान रखना, सारे मैनेजर तो जाते हैं मिडिल में, लेकिन जनरल मैनेजर एक ऐसा इंसान है जो टॉप में जाता है। अब इसके कुछ फंक्शंस पढ़ लेते हैं। देखो फंक्शंस क्या है। सबसे पहला फंक्शन लिखा है कि हमारे पास कि जो टॉप लेवल के हमारे पास मैनेजर होते हैं वो किस लिए होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेलफेयर के लिए और सर्वाइवल के लिए। ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए लोग काम करते हैं ना। और ये हमारा जितना भी बिजनेस इन्वायरमेंट है उसको अच्छे से, बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं और सर्वाइवल ऑफ द फर्म के लिए भी काम करते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि फॉर्मुलेट करते हैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स बनाते हैं वो टॉप लेवल के लोग बनाते हैं ना, और स्ट्रेटेजीज बनाते हैं ताकि जो हमारे पास गोल्स अचीव हो सकते हैं। उसके बाद लिखा गया है कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कि जितनी भी हमारे पास बिजनेस में एक्टिविटीज होती है और उसका इंपैक्ट होता है सोसाइटी पे, उसके लिए हमारे पास टॉप लेवल रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आता है मिडिल लेवल पे प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जितने भी तरीके के मैनेजर है जनरल मैनेजर को छोड़ के वो सब मिडिल लेवल में आ जाते हैं। उसके बाद लिखा है फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। देखो जी, फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला है कि जो भी हमारे पास टॉप लेवल पॉलिसीज बनाता है वो लोअर लेवल तक पहुंचाएगा कौन, मिडिल लेवल का मैनेजमेंट, है ना। उसके बाद वो इंश्योर करते हैं कि डिपार्टमेंट में नेसेसरी पर्सनल हो, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, जितने भी हमारे पास पर्सन रिक्वायर्ड हो उसको आपको देखना है मिडिल लेवल में, यही उसका काम होता है। आगे लिखा है काम एन का मोटिवेट करना ताकि हमारे पास ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके।
और कोऑपरेट करना डिपार्टमेंट्स के लिए ताकि स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हो यहाँ पर, है ना। आगे चलते हैं, आगे लिखा है हमारे पास ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल लेवल में कौन कौन आ जाता है, जितने भी फोरमैन और सुपरवाइजर है, ठीक है, वो हमारे पास इसके अंदर आ जाते हैं। इसके आप फंक्शंस क्या होते हैं, देखो सबसे पहला फंक्शन लिखा है, ये इंटरेक्ट करते हैं एक्चुअल वर्कफोर्स से और इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं जो भी मिडिल लेवल से मिली है वर्कर्स के लिए, वो ये लोग काम करते हैं। सुपरवाइजर डायरेक्टली ओवरसी करता है, जितनी भी हमारे पास वर्कफोर्स की एफर्ट्स होती है उसको देखता है। उसके बाद लिखा गया है कि थ्रू देयर एफर्ट्स क्वालिटी, हमारे पास आउटपुट की क्वालिटी वो मेंटेन करी है नहीं करी है अच्छे से वर्कर्स ने, वो देखते हैं। और जो हमारे पास वेस्टेज है, वेस्टेज को भी हमारे पास यहाँ पर वेस्टेज ऑफ मटेरियल को भी कम से कम करा जाए, ये भी ये काम देखते हैं। दे इंश्योर करते हैं सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हमारे पास मेंटेन रहे। ये बेसिकली हमारे पास लोअर लेवल के फंक्शंस होते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है सर हमारे पास फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली हमारे पास 5 फंक्शन होते हैं पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। प्लानिंग का मतलब समझते हैं, प्लानिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहली चीज तो ये सबसे पहला यानी कि फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, उसकी डेफिनेशन हो जाती है थिंकिंग इन एडवांस। एडवांस में सोचना, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, एंड बाय होम इट शुड बी डन। तो यही हमारे पास डेफिनेशन हो जाती है कि सबसे पहला फंक्शन है, ठीक है। और एडवांस में थिंक करना, सोचना, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू और कौन उसको करने वाला है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब देखो क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप ड्यूटी को असाइन करते हो, ग्रुप करते हो टास्क को, एक ऑथोरिटी का स्टैब्लिशमेंट करते हो, रिसोर्सेज को एलोकेट करते हो ताकि जो है स्पेसिफिक प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें चल सकें। फिर स्टाफिंग का मतलब है सही समय पे सही इंसान को सही क्वालिफिकेशन के साथ जॉब देना, है ना। यही इसके अंदर आ जाता है कि फाइंड करना राइट पीपल को राइट जॉब के लिए। फिर आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब तो बहुत सिंपल है। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि लीड करना, इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को ताकि जो उनको टास्क दिया गया है वो अचीव हो सकता हो। फिर उसके बाद आ जाता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि देखो जितना भी हमारे पास प्लान्ड परफॉर्मेंस था, कि जितना हमने प्लान करा था, अब जितना एक्चुअल में हमारे पास एक्चुअल परफॉर्मेंस है, दोनों को कंपेयर करना कि अगर वहां पर कोई भी डेविएशन है, कोई भी कमी है, तो वो देखना कि किस तरीके से क्या कमी रही, किसकी वजह से हम अपना प्लान को नहीं कंप्लीट कर पाए, ये हमारे पास कंट्रोलिंग आ जाता है ना। इसके बाद आ जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। देखो इसको भी समझते हैं। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैनेजर क्या करता है, सिंक्रनाइज कर देता है। क्या कर देता है, सिंक्रनाइज कर देता है जितनी भी हमारे पास एक्टिविटीज हैं डिपार्टमेंट्स की, जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज है उनको सिंक्रनाइज करने का प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है, ठीक है। किस तरीके से होता है ये, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो सके, है ना। इसी तरीके से हमारे पास ये क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं जी। कोऑर्डिनेशन क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। क्यों कहलाता है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, देखो क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें 3 कारण है। सबसे पहला है कि कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, हर एक लेवल पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, और कोऑर्डिनेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। 3 कारण की वजह से इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है। इसके बाद लिखा गया है कि कोऑर्डिनेशन एक हमारे पास सेपरेट फंक्शन नहीं है। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन बट इट्स वेरी एसेंस, जरूरी है, लाइक अ थ्रेड इन द गार्लैंड। ये एक एनसीईआरटी की लाइन है कि कोऑर्डिनेशन इज अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन। क्यों थ्रेड इन द गार्लैंड, इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा बॉन्ड है जो इंटरकनेक्ट कर देता है सारे के सारे फंक्शंस को। यही हमारे पास इसका मतलब हो जाता है थ्रेड इन अ गार्लैंड का, है ना। इसके बाद लिखा है फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन में बेसिकली कुछ हमारे पास फीचर आते हैं। सबसे पहला है इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, के जितने भी हमारे पास इंडिविजुअल के एफर्ट्स होते हैं उन सबको इंटीग्रेट कर देता है ताकि हमारे पास ग्रुप में जो भी हमारे गोल्स है वो अचीव हो सकते हैं। उसके बाद लिखा है इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, एक यूनिटी का भी हमारे पास काम करता है कि यूनिटी की तरह भी हमारे पास काम चलता रहे, तो ये भी इसका फीचर हो जाता है। कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि नेवर एंडिंग प्रोसेस है, चलता रहता है, ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है कि परवेसिव है। परवेसिव का मतलब क्या होता है कि हर एक लेवल पे, हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, सब जगह हमारे पास कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। डेलिब्रेट फंक्शन, डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली नहीं होता है, करना पड़ता है ना। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक मैनेजर की। इसके बाद लास्ट आ जाते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। सबसे पहला लिखा है कि साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर कि जैसे जैसे हमारे पास साइज बढ़ता है ऑर्गेनाइजेशन का, काम करने वाले लोगों की जो संख्या है, जो उनकी नंबर है वो भी बढ़ता है, वैसे वैसे में कोऑर्डिनेशन की जरूरत भी बढ़ जाती है। उसके बाद है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। इसमें आ जाता है जो हमारे पास फंक्शन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो किस में डिवाइड होते हैं, वो डिवाइड होते हैं बेसिकली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, सेक्शंस में और डिविजन्स में। और हर एक डिपार्टमेंट में जो इंडिविजुअली हमारे पास वर्क होता है वो कैसे होता है, बाय गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू इट्स ऑब्जेक्टिव। फिर आ जाता है स्पेशलाइजेशन।
स्पेशलाइजेशन में देखो क्या लिखा गया है, स्पेशलाइजेशन में लिखा है बेसिकली हमारे पास इन लार्ज और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी हमारे पास बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस होती है, देयर इज अ हायर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। वहाँ पर किस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशलाइजेशन की। और जो स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो क्या फील करते हैं, वो फील करते हैं दैट दे आर द ओनली क्वालिफाइड पीपल, कि वही सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड पीपल हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाता है कि इसलिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं डिफरेंट स्पेशलिस्ट के बीच में, और नीड हो जाती है कोऑर्डिनेशन की, ज़्यादा नीड हो जाती है कि जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन होगा वैसे वैसे हमारे पास कोऑर्डिनेशन की नीड भी बढ़ जाएगी। तो यही था हमारे पास वन शॉट वीडियो बेसिकली चैप्टर नंबर 1 बीएसटी चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का। इवनिंग में आपके पास इसी चैप्टर के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आने वाले हैं, वो भी वीडियो आपको बहुत अच्छे से देखना है। और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।